साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञान कुटुंब एकेडमी में। साथियों आज हम सीटेट के वजह से वादा किया था, वैसे उस वीडियो के साथ हम लोग आ गए हैं। और सिर्फ सीटेट का वीडियो नहीं, ये यूपी टेट का भी वीडियो है, क्योंकि यूपी टेट और सीटेट दोनों ही आसपास एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके, है ना। तो प्रिपरेशन इस तरीके की कीजिए कि आपको दोनों एग्ज़ाम में फ़ायदा हो। तो मैं यूपी टेट अगर कवर कर रहा हूँ तो सीटेट का अपने आप काम हो जाएगा। हाँ, लेकिन जब पेपर आएगा सीटेट का पास, तो हम प्रैक्टिस सेट सीटेट के बेस्ड के बाल विकास के हम करा देंगे। तो आज बाल विकास का जो हमारा चैप्टर है वो व्यक्तित्व का एक पार्ट, उस पर थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो गया, दो हफ्ते का करीब गैप हो गया। व्यक्तित्व का पार्ट 1 आया था, उसमें मैंने व्यक्तित्व के बारे में, व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में बताया था। आज हम लोग देखेंगे व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में, ठीक है। तो व्यक्तित्व के सिद्धांत क्या है, किसने दिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक इसमें आता है वो है व्यक्तित्व विधियाँ। विधियाँ पढ़ाने के बाद आज केवल सिद्धांत हो पाएंगे और विधियों के बारे में इंट्रोडक्शन हो पाएगा। कल विधियाँ बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। विधियों के बाद मैं जाऊंगा सीखना और अधिगम, जहाँ से इतने क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दूं, वो यूपी टेट और सीटेट दोनों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी चैप्टर है, तो उसको उठाएंगे। फिर उसके बाद अन्य चैप्टर जो आएंगे आपके उनको देखेंगे, क्योंकि उस चैप्टर की महत्वता जैसे इनकी है वैसे ही बुद्धि, व्यक्तित्व और सीखना अधिगम, ये 3 चैप्टर जो हैं, ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि सुपर टेट का एग्ज़ाम भी हो सकता हो अगले साल आपको जल्दी ही देखने को मिले, जनवरी फरवरी या मार्च तक। मार्च से आगे नहीं जाएगा क्योंकि उनको कराना भी है और बहुत बड़ी वैकेंसी सुन रहे हैं, 97,000 तक की आ सकती है। तो अपनी तैयारी रखें। आइए शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स के वीडियो आप देखते रहिए, वो आते रहेंगे बीच बीच में, क्योंकि रेलवे का एग्ज़ाम दिसंबर में स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए ज़रूरी है, और बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी। शुरू करते हैं साथियों। तो व्यक्तित्व के सिद्धांत में सबसे पहला सिद्धांत है मांग का सिद्धांत। कई सिद्धांत हैं। सिद्धांत का मतलब ये है कि कुछ अपने मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इसके सिद्धांत दिए, प्रिंसिपल दिए। उन्होंने बताया कि व्यक्तित्व जो है किस प्रकार से झलकता है, क्या चीज़ें होनी चाहिए व्यक्तित्व की, जिससे कि व्यक्तित्व का व्याख्यान किया जा सके। तो व्यक्तित्व का व्याख्यान करने के लिए पहले तो मांग का सिद्धांत। तो पहले तो ये ध्यान रखिए, पहले तो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव ये आता है कि मांग का सिद्धांत दिया किसने। तो मांग का सिद्धांत दिया है अब्राहम मैस्लो और मुरे ने। तो मैस्लो और मुरे ये तो रट लीजिए कि मांग का सिद्धांत इन्होंने दिया है, ठीक है। इनके अनुसार क्या है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव तो यही बन गया आपका। इनके अनुसार व्यक्तित्व को विकास व्यक्ति में उपस्थित अभिप्रेरकों द्वारा होता है। इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति है, उसमें व्यक्तित्व जो है उसका विकास कुछ अभिप्रेरक हैं उनके द्वारा होता है। अब अभिप्रेरक क्या है, इनसे भी क्वेश्चन बनता है कि मैस्लो और मुरे ने कितने अभिप्रेरक बताए हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। और इनका क्रम जो है, ये क्रम का भी क्वेश्चन बनता है। तो कितने क्वेश्चन बने, 3। कौन कौन से, मांग का सिद्धांत दिया किसने है, मांग का सिद्धांत जिन्होंने दिया है उन्होंने कितने अभिप्रेरक बताए हैं, अभिप्रेरक में कौन सा पहले नंबर पे आता है, कौन सा तीसरे नंबर पे आता है, या 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से कौन सा नहीं है कह देगा, समझ रहे ना बात, या कह देगा कौन सा है, 3 ऑप्शन होगा, चौथा कह देगा ये 3 ऑप्शन ऊपर के हैं, ऑल ऑफ दिस। तो ये देखना आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन को पकड़िए, पकड़ने का तरीका देखिए, रटिए नहीं चीज़ों को। तो इन्होंने सबसे पहले कितने अभिप्रेरक बताए, 5 अभिप्रेरक बताए। कौन कौन से बताए, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया दैहिक मांग का। दैहिक मांग मतलब शारीरिक मांग या दैहिक मांग, दोनों नाम लिख लीजिएगा, शारीरिक और दैहिक मांग, शारीरिक या दैहिक मांग। तो आप खुद सोचिए, रटने की जरूरत नहीं है। इन्होंने पहले नंबर पर नीचे शुरू करिएगा। इन्होंने बताया सबसे ज़्यादा जो अभिप्रेरक जरूरी होता है किसी व्यक्ति के लिए वो होता है दैहिक या शारीरिक मांग। अच्छा, सुरक्षा की मांग पहले ज़्यादा जरूरी होती है? नहीं, पहले नीड ज़्यादा ज़रूरी होती है जो शरीर की हो। क्या, भूख प्यास, है ना, जितनी भी फिजिकल नीडेड है, क्योंकि अगर आदमी भूखा रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी की होती है, इसीलिए इसकी मांग संतुष्टि लिखी हुई है 85%। सबसे प्रबल मांग किसकी होती है, दैहिक या शारीरिक मांग। मैं बार बार कह रहा हूँ, शारीरिक जरूर लिख लीजिएगा, शारीरिक / दैहिक मांग। उसके बाद दूसरी जो मांग है वो है सुरक्षा। फिर उसके बाद व्यक्ति क्या चाहता है, हम सुरक्षित रहें, उसको सुरक्षा महसूस हो, मतलब किसी से खतरा ना हो। तो सुरक्षा की मांग आती है जिसकी संतुष्टि है 70% की, मतलब इतना लोगों के अंदर पहले ये ज़्यादा नीडफुल है, 70% नीड अभिप्रेरक की इसकी होती है। सामाजिक मांग, सामाजिक मांग मतलब समाज में उसके कुछ
व्यवहार होते हैं, कुछ लेन देन होता है, कुछ वार्ता होती है, कुछ डिस्कशन होते हैं, कुछ व्यवहार होते हैं, तो वो सारी सामाजिक मांगें किस में आएंगी? तीसरे नंबर पे आएंगी। ठीक है, तो शारीरिक, सुरक्षा, सामाजिक, और फिर उसके बाद क्या करेगा? समाज में वो क्या चाहेगा? स्वसम्मान भी चाहेगा। तो उसकी एक चौथे नंबर पे क्या मांग होगी? स्वसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, तो वो 40%। ठीक है, और जो सबसे आखिरी में है वो आत्म सिद्धि मांग, मतलब सब मोह माया से परे उसको आत्म की जो सिद्धि है, जो चाहता है अंदर से, वो उसको प्राप्त हो जाए, तो वो क्या है? 10%। सबसे कमज़ोर यही होता है। तो मांग की संतुष्टि सबसे कमजोरी आत्म सिद्धि मांग, और सबसे प्रबल होती है दैहिक या शारीरिक मांग। ठीक है, किसने दिया? मैस्लो और मुरे ने। अगला है शारीरिक रचना सिद्धांत। तो व्यक्ति के प्रकार में मैंने रचना के आधार पर कई प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर सेल्डन का लिखा है, वहाँ पर मैंने आपको तमाम टाइप के बता रखे हैं, तो वो देख लीजिएगा। तो शारीरिक रचना का सिद्धांत शेल्डन ने दिया। इन्होंने 3 टाइप के बताए हैं रचना के आधार पे: एंडोमार्फिक, एस्टोमार्फिक, मेसोमार्फिक। एंडोमार्फिक, एस्टोमार्फिक, मेसोमार्फिक। एंडो मतलब अंडे जैसा, मतलब गोलाकार या मोटे टाइप के व्यक्ति जो होंगे इसके अंदर आएंगे। एस्टोमार्फिक, एस्टो मतलब पतले दुबले आएंगे। ठीक है, लेकिन मेसो, मेसो मतलब ऐसे याद रखिए, मेसो मतलब मसल्स, हष्ट-पुष्ट व्यक्ति इसके अंदर आएंगे। एंडो गोल और मोटे, एस्टोमार्फिक मतलब पतले, और मेसोमार्फिक मतलब हष्ट-पुष्ट व्यक्ति जो हैं वो आपके मेसोमार्फिक में आएंगे। आइए अगला देखते हैं, शील गुण सिद्धांत। शील गुण सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया, ये बहुत पूछा जाता है। जैसे ये ऊपर वाला इम्पॉर्टेंट है, वैसे ये भी इम्पॉर्टेंट सभी हैं, ऐसा नहीं कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये भी पूछा गया है। ये देखिए, ये दिया है G.W. आलपोर्ट, और किसने दिया है? कैटल ने दिया है। ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो नाम याद रखिए आलपोर्ट का याद रखिए, क्योंकि आलपोर्ट ने शील गुणों को कुछ भागों में बांटा है, उसको पढ़ेंगे अभी हम। और कैटल ने भी कुछ बताएं, लेकिन पूछे ज़्यादा जाते हैं आलपोर्ट वाले। ठीक है, कैटल से क्वेश्चन जो आता है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इन्होंने क्या किया है? इन दोनों ने क्या व्याख्यान किया? शील गुण क्या है सिद्धांत में? व्यवहार का वर्णन करने वाले तत्व या गुण क्या कहलाते हैं? शील गुण। शील गुण क्या है? शील गुण वो गुण है जो व्यवहार का क्या करें? एक्सप्रेस कर दे व्यवहार को, मतलब व्यवहार कैसा है व्यक्ति का उसको। तो क्या कौन चीज़ें हैं? 2 चीज़ें होनी आवश्यक हैं उसके लिए। उन्होंने कहा संगति, मतलब उसका दूसरों से प्रति व्यवहार, संगति वही, और स्थिरता, उसके अंदर ठहराव। ठीक है, वो कितना क्या नाम है स्थिर रह पा रहा है। तो संगति और स्थिरता 2 तत्व होना उसके अंदर आवश्यक है। तो अब आलपोर्ट ने क्या कहा कि शील गुणों को 2 भागों में बांटा है। कौन कौन शील गुण है? सामान्य शील गुण, और दूसरा है विशिष्ट या व्यक्तिगत शील गुण। सामान्य शील गुण, दूसरा है व्यक्तिगत, विशिष्ट या व्यक्तिगत शील गुण। तो बहुत आसान है, सामान्य और विशिष्ट 2 प्रकार के गुणों में बांटा है शील गुणों में। सामान्य शील गुण क्या है? समाज के बड़े समूह में पाया जाता है। ठीक है, विशिष्ट को इन्होंने 3 भागों में बांटा। पहले इधर देख लीजिए, फिर देखेंगे। विशिष्ट को 3 भागों में बांटा: प्रमुख प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति और गौण प्रवृत्ति। ठीक है, सामान्य के बारे में, सामान्य को नहीं बांटा, विशिष्ट है ना, तो विशिष्ट में भी 3 टाइप की विशिष्टताएं हैं, उनको देखेंगे। तो सामान्य गुण मतलब जैसे कि समाज के बड़े समूह में पाया जाता है, जैसे सम्मान, प्रशंसा, सहयोग आदि। सामान्य गुण ये सब लोग चाहते हैं, सम्मान, प्रशंसा और सहयोग। सम्मान करना, प्रशंसा करना, अपनी प्रशंसा कराना, सहयोग करना, सहयोग लेना देना, ये जो सामान्य गुण हैं ये शील गुण किसके अंदर आएंगे? सामान्य वाले में आएंगे। विशिष्ट मतलब जो कुछ अलग गुण होते हैं, जैसे प्रमुख प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति और गौण प्रवृत्ति। तो प्रमुख प्रवृत्ति में क्या आता है? व्यवहार संगति। व्यवहार संगति जैसे व्यवहार संगत मतलब, व्यवहार संगति मतलब जैसे कि आपको उदाहरण देके मैं समझाता हूँ। प्रमुख प्रवृत्ति में जैसे कि प्रमुखता की प्रवृत्ति, जैसे महात्मा गांधी की प्रवृत्ति क्या थी? अहिंसा की थी, और 2 वर्ड्स पे वो बंदा टिका रहा। तो सत्य और अहिंसा के 2 पॉइंट्स उनकी प्रवृत्ति थी। रावण की क्या प्रवृत्ति थी? वो उसका अहंकार था, वो जानता था कि प्रभु राम उसको मारना चाहते हैं, दशहरे का टाइम चल रहा है, इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता, लेकिन उसने अपनी अहंकार की प्रवृत्ति को नहीं छोड़ा। तो ये उसकी होती है प्रमुख प्रवृत्ति संगति के आधार, मतलब जो उसका नेचर है एक्चुअल। ठीक, केंद्रीय प्रवृत्ति जो कभी कभी दिखे, हमेशा ना, ये हमेशा दिखेगी उसके अंदर, ये परमानेंट वाली जो कभी कभी दिखे। जैसे अब हम क्या बलिदान रोज देना चाहते हैं? नहीं, लेकिन कभी ऐसा मौका मिलेगा, अगर आप अंदर से देशभक्त हैं तो आप बलिदान देने के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए क्या हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं? तुरंत तत्पर हो सकते हैं। तो ये कभी कभी दिखेगा। शौर्य, बलिदान हो सकता हो आपको एकदम से
घर पे कोई आफत आए, आपने बड़ी वीरता के साथ उसको वो कर दिया, तो कभी कभी दिखने वाले गुण जो हैं वो केंद्रीय प्रवृत्ति में आएंगे। ठीक है, गौण प्रवृत्ति जो छिपे होते हैं व्यवहार, जो एकदम से एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, छिपे व्यवहार जैसे कोई आप जा रहे हैं, आपको किसी भी व्यक्ति पे अचानक से बहुत ज़्यादा दया आ जाती है ना, दया आ जाना, परोपकार करना किसी के ऊपर, तो ये जो छिपे हुए व्यवहार हो सकता है देखने में बड़ा गुंडे टाइप का आदमी लग रहा हो। जैसे कि कर्ण के बारे में सुनते हैं, लेकिन लड़ा वो गलत साइड से था, लेकिन वो क्या था, दानवीर था। तो छिपे हुए जो व्यवहार होते हैं वो गौण प्रवृत्ति में आते हैं, तो इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नोट करके लिखिएगा आगे। कैटल, जिनके बारे में मैं यहाँ बता रहा था, कैटल ने 12 शील गुणों का वर्णन किया। कितने शील गुणों का? 12 शील गुणों का वर्णन किया है। स्रोत शील गुण और सतही शील गुण इन्होंने मेन 2 भागों में बांटा है गुणों को। वैसे टोटल 12 शील गुण बताएं, जैसे इन्होंने बताए टोटल करके बता रहे हैं, वो 1 2 3 4 ऐसे करके। ये इन्होंने मेन बांटा है 2 भागों में, लेकिन टोटल 12 शील गुणों का गुण किया है। तो इन्होंने बताया है 2 टाइप के शील गुण होते हैं, स्रोत शील गुण और सतही शील गुण। स्रोत मतलब जो सोर्स हो, मतलब जो विद्यमान हो व्यक्ति में। विद्यमान मतलब बहुत सारी चीज़ें विद्यमान हो सकती हैं, है ना, वो दयावान हो सकता है, वो थोड़ा मतलब हंसमुख हो सकता है, तो ये सारे गुण जो हैं स्रोत होते हैं। सतही स्रोत के कारण उत्पन्न, अब जैसे दया के कारण कुछ मदद कर दी, तो मदद करने का गुण सतही शील गुण हो गया। समझ में आया ना, मदद करने का गुण क्या हो गया, सतही शील गुण हो गया। ठीक, तो इस तरीके का उदाहरण आप लिख लीजिएगा। ठीक, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो यही पूछा जाता है, मैं कह रहा हूँ ना, ये सब आए हैं पेपर में, आप उठा के देख लीजिएगा। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिगमंड फ्रायड ने दिया है। सिगमंड फ्रायड ने दिया है। इन्होंने क्या बताया है? 2 टाइप के गुण बताए, अचेतन और इदम अहम और परम अहम। अचेतना और इदम अहम और परम अहम। अब इन्होंने अचेतन को 3 भागों में बांटा है, चेतन, अर्धचेतन और अवचेतन। ये क्या होते हैं? और फिर दूसरा क्या है? इदम अहम और परम अहम, बिल्कुल एक जैसे हैं। तो देख लेते हैं। इन्होंने 2 टाइप के गुण बताए हैं, इसके अंदर 3-3 बताए, ये ध्यान रखिएगा। अचेतन में चेतन क्या है? जागृत अवस्था वाला गुण। अर्धचेतन क्या है? वास्तविक गुण। अवचेतन मतलब इच्छा, विचार आदि। अब देखिए इसको याद कैसे करते हैं। पहले हम नीचे वाले पढ़ेंगे, फिर ऊपर वाले अपने आप समझ में आ जाएंगे। इदम क्या होता है? अहम क्या होता है? परम। इदम क्या होता है? जन्मजात प्रगति। इदम जन्मजात प्रगति है, जैसे कि भूख, प्यास लगना, है ना, ये सारी जो नेचर होता है ये किस में अंदर आता है? भूख, इच्छाएं, ये सारी जो है इदम के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? इदम के अंदर आती है। अहम, वास्तविक प्रकृति। अहम मतलब मैं एक्चुअल में हूँ कैसा, तो वास्तविक प्रकृति है अर्थात। और एक बार याद रखिएगा, ये प्रकृति जो है जन्मजात प्रकृति शैशवावस्था की प्रकृति है, जिसमें केवल भूख, प्यास और इच्छाओं के अलावा कुछ नहीं सूझता और कोई काम नहीं, तो ये इदम। अहम प्रकृति आती है बाल्यावस्था में, वास्तविकता। परम अहम मतलब आत्म का अंतःकरण। क्या बच्चा छोटा कर लेता? नहीं, ये किशोरावस्था में आता है। तो मतलब एक क्या है? जन्मजात प्रकृति, वास्तविक प्रकृति और आत्म का अंतःकरण, ये किशोरावस्था की उसमें। अब इनको ऊपर वाले को देख लीजिए, ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ज़रूर आता है। तो जो आपका अवचेतना है ना, वही आपका इदम है। इदम मतलब जन्मजात प्रकृति, इच्छा, विचार आदि जो आते हैं अवचेतन, वही आपके हैं। अर्धचेतन जो है वो आपका क्या है? अहम है। वास्तविक प्रकृति, तो वास्तविक प्रकृति क्या हो गया? अर्धचेतन। ठीक है, और चेतन क्या है? आत्म का अंतःकरण, चेतना मिल जाना, मतलब जागृत अवस्था, सब कुछ मतलब आत्मगांतिकरण कर लिया हो, बिल्कुल चक्षु खुल चुके हो, तो वो अवस्था है चेतन अवस्था। ठीक है, तो एक दूसरे से रिलेटेड भी है, तो पढ़ लीजिएगा। अब चेतन इससे रिलेटेड है, चेतन इससे है, चेतन इससे है, तो ये जरूर लिखेगा, इसको बहुत आता है इससे। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे व्यक्ति की मापन विधियाँ, व्यक्तित्व की मापन विधियाँ। मापा कैसे जाता है? अब सोचा जाए व्यक्तित्व कैसे मापा, तराजू है क्या कोई? नई विधियाँ हैं, उससे व्यक्तित्व का अंदाज़ा कुछ हद तक लगा लेते हैं। ठीक है, परफेक्ट अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो कौन कौन सी विधियाँ हैं? आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि और प्रक्षेपी विधि। 3 विधियाँ हैं, इनको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, मैं बता रहा हूँ, यूपी टेट के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़िएगा। मिलते हैं अगले भाग में, स्वस्थ रहिए। अगला वीडियो हिस्ट्री का होगा, उसके बाद फिर मैं ये डालूँगा। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।